ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्नेह भोज की सियासत पर आज चर्चा हो रही है। क्या जो दूरियां थी बीजेपी और शिवसेना के बीच वो नजदीकियों में बदल जाएंगी? इस डिनर को लेकर बहुत सारी राय, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा भी इसी बात को लेकर हम कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चर्चा में। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक पर जाने से पहले। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता का कथन सुन रहा था। कुंठा की पराकाष्ठा अगर किसी में देखनी हो तो उनके कथन में देखनी चाहिए। मैं उसका विश्लेषण करता हूं। महाराष्ट्र की जनता ठगी हुई है क्योंकि ये नूरा कुश्ती थी। अरे एनसीपी के साथ 15 साल तक तो आप जो हैं सरकार चलाते हैं, वहां गले में बाहें डाल के घूमते हैं। सुधांशु जी एक बात कहना और फिर एक मैं कह दूं, मैं खत्म कर लूं। मेरे बयान के बाद आपको जो कहना कहती रहिएगा। आप बीच में बोलती है, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। हाँ, ओके ओके नहीं ओके 15 साल तक आप उनके साथ रहे और आज वो भ्रष्टाचारी है। और उन्होंने अगर समर्थन की बात कह दी तो महाराष्ट्र की जनता ठगी हुई है। एक दूसरा, हमारी पार्टी जो है वहां तानाशाही हो गई है एक व्यक्ति की। अरे आपने सारी उम्र परिवारवाद की सेवा करी है। श्रीमती गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, उनके बच्चे, मतलब उसके आगे आप लोगों को सोचने की कभी हिम्मत भी नहीं हुई और क्षमता भी नहीं थी। और आप हमसे कह रहे हैं बगुला भगत का शब्द अगर किसी पे खा जाए तो शायद आप लोगों पे बहुत ही सही बैठता है। आखिरी बात, अरविंद जी आपके पास आऊंगा। आप काफी देर से खामोश बैठे हैं, यहाँ वाद विवाद चल रहा है। खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए? कहीं ज्यादा निराशा तो नहीं हो रही है? अब किस तरफ जाएंगे आप, क्योंकि आपकी दाल तो गली नहीं देखिए प्लीज सुधांशु जी बोल रहे हैं। फातिमा जी आपके पास आएंगे इस वक्त। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में हेलो, हाँ देखिए आवाज आ रही। हाँ देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपने आज एक तो दिवाली और नए वर्ष की आपको और सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। दूसरी बात यह है कि जो हालात है महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव के बाद से जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद से जो निर्णय लेने हैं, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेने हैं। वो कैसे करना है उनका आंतरिक मामला है या उनको किसी के साथ मिलकर चलना है, किसको साथ रखना है, ये निर्णय तो उनका है। इसमें हमें कुछ कहना नहीं है, इसलिए हम शांत बैठे हैं क्योंकि हमने अपनी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर दी। हमारी एक ही इच्छा है कि महाराष्ट्र में जो भी हो स्थिर सरकार हो और एक अच्छा शासन हो, बस इसके सिवा दूसरा हमारी कोई यहाँ पे कोई इच्छा है नहीं। और रही बात कांग्रेस की और इनका जो कहना भ्रष्टाचार के ऊपर जो सब बातें होती है, तो ये जो इनका ये अपने हिसाब से कहते रहे, जिसको जब हमारी जरूरत पड़ती है हम उनके लिए साफ हो जाते हैं, जब हम उनके काम के नहीं रहते तो हमें दोष देने का काम शुरू हो जाता है। 15 साल हम यहाँ पे कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के साथ हम सत्ता में रहे, 10 साल यूपीए में भी रहे, यूपीए के हम साथ। ठीक है अरविंद जी आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि आरपीआई नेता रामदास अठावले उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचने वाले 26 तारीख को उन्हें इनविटेशन भेजी गई है और अब रामदास अठावले उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं। आरपीआई के नेता हैं रामदास अठावले, उनकी मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे से। इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी पेचीदगियां जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में देखी जा रही हैं। संदीप शुक्ला हमारे एडिटर महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप आपने भी ये खबर सुनी, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए सुबह मेरी रामदास आठवले से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो आज जाने वाले हैं मातोश्री, जहां उद्धव ठाकरे से वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान वो दीपावली और नए वर्ष की जो है शुभकामना देंगे। और उसी दौरान जो है निश्चित तौर पर चूँकि जो समय चल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी है महाराष्ट्र की राजनीति में, आठवले की उद्धव ठाकरे से मुलाकात
राजनीतिक मायने भी इसके निकलते हैं। चूँकि शिवसेना की तरफ से जब शिवसेना नेता मिलने दिल्ली गए थे बीजेपी नेताओं से मिलने, तो वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी और वो बेरंग लौटे थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कल वो आठवले जो है विनोद तावड़े से मुलाकात किए थे भाजपा नेता से, और आज उनसे मिलकर कहीं ना कहीं एक सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है, बातचीत करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आठवले इस वक्त बीच की कड़ी साबित हो सकते हैं। चूँकि चुनाव से पहले आठवले शिवसेना के साथ थे, शिवसेना के साथ उनका गठबंधन था, शिवसेना के कोटे से उन्हें सीट दी गई थी, लेकिन जैसे ही भाजपा के कोटे से उन्हें जो है राज्यसभा में भेजा गया था, उसके बाद परिस्थितियां बदली थी। चुनाव के दौरान आठवले भाजपा के साथ दिखे, और अब जो है उनकी शिवसेना के साथ जो मुलाकात है वो उसी मायने में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा का कोई मैसेज या शिवसेना को कोई मैसेज जो है भाजपा और शिवसेना के बीच जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है संदीप, आपके पास लौटते हैं। बात यहाँ फंसती कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं तो बड़ा सवाल यह है कि दोनों के बीच सहमति का फॉर्मूला क्या होगा। जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। मैंने प्रधानमंत्री का अपमान कभी नहीं किया है, आज भी मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई की इज्जत है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन टूटने की अहम वजह सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति थी। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 119 और शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब बीजेपी की हैसियत आज की तरह नहीं थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मिली भारी कामयाबी से बीजेपी उत्साहित थी और महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें चाहती थी। उसका फॉर्मूला था कि बीजेपी और शिवसेना 135 सीटों पर लड़े, लेकिन शिवसेना 151 सीटों से कम पर तैयार नहीं थी और एक गठबंधन टूट गया। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं, चुनाव हो चुका है और 288 में से 122 सीटें जीत चुकी है बीजेपी और शिवसेना को 63 सीटें हासिल हुई है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 23 और सीटों की जरूरत है और एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है, मगर उम्मीद यही है कि बीजेपी नए साथी के बजाय अपने पुराने सहयोगी पर ही भरोसा करना पसंद करेगी। लेकिन ये समझौता किन मुद्दों पर होगा, ये अहम मसला है। उद्धव ठाकरे की मांग है कि 2.5 साल के लिए बारी बारी से बीजेपी और शिवसेना का सीएम बने। साथ ही उनकी मांग है कि डिप्टी सीएम शिवसेना का होना चाहिए। शिवसेना पहले की तरह ही अहम मंत्रालयों का बंटवारा चाहती है, पहले की तरह ही मंत्रियों की संख्या उसकी मांग, जबकि बीजेपी पूरे 5 साल के लिए बीजेपी का सीएम चाहती है। बीजेपी शिवसेना की डिप्टी सीएम की मांग से भी सहमत नहीं है। साथ ही वो शिवसेना की मौजूदा सीट संख्या के हिसाब से ही उसे मंत्रालय देना चाहती है। जाहिर है अगर दोनों दलों को साथ आना है तो कुछ बातों पर बीजेपी को झुकना पड़ेगा और कुछ मांगों पर शिवसेना को समझौता करना होगा। संदीप शुक्ला, न्यूज़ एक्सप्रेस, मुंबई। तो इन बहुत सारी परिस्थितियों पर से अब थोड़ी थोड़ी धुंध कह सकते हैं आप कि छटती जा रही। ठंड तो है हालांकि, लेकिन धुंध जो है वो छटती जा रही है। कम से कम इस डिनर को लेकर बहुत कुछ रुख जो है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का, शिवसेना का। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। शरबत जहां फातिमा जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फातिमा जी, आपसे जानना चाहूँगा, हर कोई अपनी तिकड़म भिड़ा रहा है क्योंकि सियासत में सारा खेल संभावना का ही है। जो खेल गया टाइम से, टाइमिंग सही हुई और सब कुछ सेट हो जाता है। आप किस फॉर्मूले पर चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो मैं सुधांशु जी के सारे सवालों का जवाब दे दूं। मैंने महाराष्ट्र में 15 साल शानदार कार्यकाल किया, 10 साल हरियाणा में और 10 साल यूपीए की सरकार। मुझे फख्र है कि हमने जो रफ्तार दी है तरक्की की इन दोनों स्टेट्स में या हिंदुस्तान में, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उस रफ्तार को बरकरार रखना। बढ़ाना तो दूर की बात रही, बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बदलाव हर जमाने में होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि किसी पार्टी को हार मिली है। हम अपनी हार को बखूबी स्वीकार किए हैं, जनता का फैसला सर आंखों पर है। कांग्रेस पार्टी जब भी हारी है बड़ी मजबूती के साथ उभर कर आई है। रहा सवाल कि इन्होंने कहा कि एक परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी रही है, शायद ये भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिकल पार्टी है। नीचे से लेकर ऊपर तक के वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है, पार्टी का नाम लिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। इसी जीत में, महाराष्ट्र की जीत में या हरियाणा की जीत में
जितने भी नेताओं से आप भी बात किए होंगे या हम सब ने जो सुना है, सबों के मुंह से बीजेपी नहीं नरेंद्र मोदी का ख्याल आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कहीं गौन हो गई है, सिर्फ मोदी जी रह गए हैं इस पार्टी में। ठीक है, आपके पुराने साथी अरविंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, एनसीपी के प्रवक्ता, उनसे पूछते हैं आपकी साथ के बारे में। अरविंद जी, कही जाती है कांग्रेस पार्टी कही जाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। ठीक है फातिमा जी। अरविंद जी आपके पास आऊंगा। जैसा कि फातिमा जी बता रही कि एक लंबा कार्यकाल, एक लंबा टेन्योर रहा उनकी सरकार में, तो फिर आपने साथ क्यों छोड़ा, साथ छोड़ने की नौबत क्यों आ गई, और अब इस वक्त आपका आप विश्वास बीजेपी में भी नहीं जगा पाए? नहीं, ऐसा है, देखिए हम ना बीजेपी में विश्वास जगाना चाहते हैं, ना हमने उनका साथ छोड़ा। दरअसल दिक्कत ऐसी हुई कि 15 साल हम महाराष्ट्र में सत्ता में रहे और गठबंधन चुनाव हम साथ में लड़ने की पूरी इच्छा रखते थे। चुनाव पहले भी लोकसभा हम साथ में लड़े, उसके साथ में जब विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय पवार साहब और सोनिया जी उनके 10 जनपद पे मुलाकात हुई, तब भी निर्णय हुआ साथ में लड़ने का। लेकिन यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि चुनाव के पर्चे दाखिल करने के एक दिन बचे हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे पास कोई संकेत नहीं आ रहे। बार बार हमारे यहाँ नेता बंबई में बैठे हुए हैं और इनके नेता यहाँ से गायब हैं, कहीं उनका कोई संकेत नहीं आता है। तो क्या समझा जाए उस परिस्थिति को, उस अनिश्चितता की जो माहौल जो उस समय पैदा किया गया, कहीं ना कहीं ये एक माहौल रहा कि हमको भी निर्णय लेने की परिस्थिति थी। जब सेना भारतीय जनता पार्टी में जब फूट पड़ी तो स्वाभाविक है, हमारे नेता अजीत दादा पवार पहले से ही कह चुके थे, उन्होंने एक बार पहले भी संकेत दिया था कि इस बार इस चुनाव में सारे पार्टी अलग अलग लड़ लें, सबकी ताकत अपने आप सब भांप लें तो अच्छा रहेगा। इस तरह की बातें पहले भी हुई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो सकारात्मक जो पहल होनी चाहिए थी, जो हमने उनको हमेशा अपना बड़ा भाई माना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि कभी उन्होंने हमें अपना छोटा भाई मानने से परहेज करते रहे। कहीं ना कहीं इस बात का दुर्भाग्य तो है और ये कहीं ना कहीं इस बात को इनको स्वीकार तो करना पड़ेगा। और आज जब तक हम उनके साथ में थे तो हम सही थे, अच्छे थे। आज जब थोड़े से सुधांशु मित्तल जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जैसा कि अरविंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां थी, ये सब कुछ देखते हुए फैसला किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी एक अखंड महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो 15 सालों से जो सब कुछ आगे लेकर चल रहे थे, अचानक ये रिश्ता टूट जाना, फिर आपका और शिवसेना का रिश्ता टूटना, ये क्या सब कुछ पहले से प्लान था कि इस तरह की एक भनक लग चुकी थी कि क्या होने वाला है? राजनीतिक परिस्थितियां और यथार्थवाद और जमीन की हकीकत जो है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। शायद ये आंकलन कहीं हो नहीं रहा था और जो भाजपा की वाजिब बातें थी वो कहीं नजरअंदाज हो रही थी। इसी वजह से शायद चुनाव से पहले नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा ये सब बात अब ये सार्थक नहीं है। जनता ने एक खंडित जनादेश दिया। देखिए ये स्पष्ट है कि अगर जनादेश पूर्ण होता तो भाजपा अपने आप में सरकार बनाती, किसी के साथ जाने का प्रश्न नहीं था। या मैं शिवसेना को भी कहता हूं या किसी और संगठन के लिए भी कहता हूं कि जिसके पक्ष में जनादेश होता वो और बहुमत मिलती तो वो अपने आप सरकार बनाते। आज क्योंकि जनादेश किसी एक संगठन के पक्ष में पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए एक संभावनाओं की तलाश करनी पड़ रही है कि क्या मिलके एक स्थिर सरकार बन सकती नहीं बन सकती है। ये मजबूरी है, ये कोई स्वेच्छा से नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले हुई सुधांशु जी, उसको अब और जब आप बार-बार एक चीज सुधारने का वक्त आ गया और शायद जब आप बार-बार ये दिखाते हैं ना कि चुनावों में एक सेकेंड, जब आप बार-बार चुनाव में दिखाते हैं ना कि चुनावों में हमने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा था, वो स्वाभाविक था क्योंकि जिस प्रतिस्पर्धा में ये प्रतिपक्ष थे तो हमें तो जीत के लिए अपना पक्ष रखना ही था। तो इन्होंने शिवसेना का ये कहना कि भाजपा क्योंकि प्रथम हम ही आ रहे थे, हमें अटैक करना स्वाभाविक था। तो चुनाव जीतने के लिए जो कुछ हुआ वो स्वाभाविक था। प्रश्न है आज जो हो रहा है ये किसी इच्छा से नहीं हो रहा है, मजबूरी है, राजनीतिक यथार्थवाद की मजबूरी है। या तो आप दोबारा चुनाव में जाइए, नहीं तो कोई दो संगठन मिलकर क्या सरकार बना सकते हैं। ठीक है, आज वही कोशिशें हो रही हैं। हाँ, चलिए जो दिक्कतें पैदा हुई साथ छोड़ने के बाद शायद अब वो दूर हो जाएंगी, कोशिशें इस दिशा में की जा रही हैं। संदीप शुक्ला भी मुंबई से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा में जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या लगता है एक कंफर्ट जोन डील जो होगी बीजेपी और शिवसेना के लिए, एक जो बीच का रास्ता तलाशा जाएगा, वो कहां बनता दिख रहा है?
देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन की जो राजनीति थी उसमें दो बड़े भाई और छोटे भाई, या चाहे शिवसेना बीजेपी को कहा जाए या कांग्रेस एनसीपी को कहा जाए, ये दोनों भाइयों में जो है भाई भाई की बात होती है तो निश्चित तौर पर बंटवारा की बात होती है, और जब बंटवारा होता है तो वहीं विवाद होता है। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा को अगर देखा जाए तो अगर इस चुनाव से पहले की स्थिति पे आप नजर डालेंगे तो वहां विधान परिषद और विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर विवाद उनमें चल रहा था। विवाद के चलते जो है भाजपा मजबूत स्थिति में थे, इसलिए जो है विधानसभा का विरोधी पक्ष नेता भाजपा का नेता हुआ करता था, और विधान परिषद में भी जो है भाजपा ही अपनी मजबूती दिखाई हुई थी। तो शिवसेना पे जो दबाव की राजनीति थी वहीं से शुरू हो चुका था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में बीजेपी का होना कहीं ना कहीं शिवसेना पे दूसरा दबाव जो सामने दिख रहा था। ऐसे में तो एक शिवसेना दबाव की राजनीति खेलने की कोशिश चौतरफा हो रही थी। बीजेपी पर भी एक तरह का दबाव था, साथ ही कांग्रेस पर भी एनसीपी का एक तरह का दबाव था, और एक दबाव इधर भी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने का, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं इस चर्चा में।